Namaste friends, my name is Akshat and without wasting any moment, let's start this video. ये किसी से छुपा नहीं है कि स्टॉक्स दुनिया के सबसे रिस्की एसेट्स में से एक है। अगर आपके पास सालों का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक साल के अंदर समझ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वो सिर्फ दो तरीके से आता है। वो दो तरीके हैं, या तो आप खुद मार्केट में इन्वेस्ट करके सीखें या फिर हिस्ट्री के बड़े इवेंट्स को ध्यान से एनालाइज करें और देखें कि उस सिचुएशंस में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक मार्केट एक कंट्री की इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो मार्केट भी ग्रो करेगा। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन में चली जाएगी तो मार्केट भी गिर सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक और पर्सपेक्टिव दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा एंगल जो बताता है कि हर बार मार्केट इकोनॉमी को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करता। हिस्ट्री में कई बार ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब स्टॉक मार्केट ने इकोनॉमी के बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट किया है। और अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसे क्यों हुआ। क्योंकि सिर्फ एक साइड का पर्सपेक्टिव देखना है कि इन्वेस्टर के लिए रिस्की हो सकता है। स्टॉक मार्केट हमेशा वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल रहता है और इसे सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ या इकोनॉमिक डेटा के बेस पर जज करना एक गलती हो सकती है। तो चलिए मार्केट की डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जहां स्टॉक मार्केट सबकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट चला। बट प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये केस स्टडी आगे लोगों तक पहुंचे। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1999-2000 .com बबल, व्हेन हाइप टुक ओवर रियलिटी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स कैसे ट्रिगर होते हैं। 1991 में यूएस गवर्नमेंट ने इंटरनेट को जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, जो पहले सिर्फ रिसर्च लैबोरेटरीज तक सीमित था। जैसे ही ये हुआ, इंटरनेट का एडॉप्शन एक्सप्लोजन मोड में चला गया। 1993 तक वर्ल्ड वाइड वेब WWW के कनेक्शंस की डिमांड 3 लाख % तक बढ़ गई। 1990 से 1997 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में हाउस होल्ड कंप्यूटर्स की ओनरशिप 15% से बढ़कर 35% तक पहुंच गई। कंप्यूटर्स लग्जरी से नेसेसिटी बन गए। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोमेंट जिसने इन्वेस्टर साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया। 1995 में एक टेक कंपनी नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, जो वेब ब्राउज़र और इंटरनेट नेविगेशन के लिए जानी जाती थी, अपना IPO लॉन्च करती है और एक ही दिन में इसका स्टॉक प्राइस डबल हो जाता है। यहाँ से मार्केट फ्रेंजी शुरू हो चुका था। नेटस्केप एक कल्चरल माइलस्टोन बन गया। इसका सिग्नल ये था कि इंटरनेट कंपनीज ही फ्यूचर है और इनको एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस ओवरनाइट मिल सकती है, चाहे फिर कंपनी प्रॉफिटेबल हो या नहीं। यही वो मोमेंट था जब इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स ट्रिगर हो गए और .com बबल स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था, बल्कि एक इन्वेस्टर बिहेवियर का पैटर्न था जो बार बार रिपीट होता है। अगर आप गौर करें तो आज भी एक ऐसा सेक्टर है जो हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और स्पेक्युलेटिव फ्रेंजी के सेंटर में दिख रहा है। कैन यू गेस वो सेक्टर कौन सा है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आजकल EV सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट भी बजट्स में बड़े बड़े एलोकेशंस कर रही है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे भी क्लियरली दिख रहा है। पर थोड़ा डीपली एनालिसिस करें तो एक कॉमन चीज़ सामने आएगी। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन ज़्यादातर फ्यूचर प्रेडिक्शंस और स्पेकुलेशंस पर बेस्ड होता है, ना कि करंट ग्राउंड रियलिटी पर। भारत में EV का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नेसेंट स्टेज पर है, लेकिन स्टॉक्स ऐसे भाग रहे हैं जैसे ये इंडस्ट्री ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो। इसी तरह मिड 90s के दौरान इन्वेस्टर्स ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैसेजिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स परमानेंटली ट्रांसफॉर्म होने जा रहे थे। इंटरनेट ड्रिवन कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे थे और लोगों की वेल्थ डबल ट्रिपल हो रही थी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये था कि वेंचर कैपिटल फंडिंग नए स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही थी और मार्केट में हाइप और स्पेकुलेशंस क्रिएट हो रहा था। मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स को और फ्यूल अप किया अमेजॉन, ईबे और याहू जैसे थ्राइविंग IPOs ने। 1997 में अमेजॉन का IPO आया,
जिसमें वूपिंग $54 मिलियन रेज हुआ और उसका स्टॉक डे 1 पर ही 30% सर्च कर गया। इन्वेस्टर्स ने अमेजॉन के प्रॉफिट्स को कंप्लीटली इग्नोर किया और बस कंपनी की स्केलेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर अपना पैसा डाल दिया। उसके बाद आया ईबे का आईपीओ 1998 में। ये ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म पियरे ओमेदेयार ने लॉन्च किया था, जो ग्लोबली बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता था। ईबे का आईपीओ सिर्फ $18 पर शेयर पर लॉन्च हुआ, लेकिन सेम डे $53 तक पहुंच गया और एक ही दिन में पियरे ओमेदेयार एक ओवरनाइट बिलियनर बन गए। याहू, जो 1994 में फर्स्ट मेजर इंटरनेट डायरेक्टरी और सर्च इंजन बना, उसका आईपीओ भी एक धमाका था। एक ही दिन में उसका स्टॉक $13 से $33 तक चला गया, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $848 मिलियन तक पहुंच गई। इन आईपीओस की एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस ने स्टॉक मार्केट में एक इंटरनेट गोल्ड रश क्रिएट कर दिया, जिसमें लोग बिना किसी सॉलिड फंडामेंटल्स के सिर्फ स्पेकुलेशंस पर पैसा लगा रहे थे। यहाँ दोस्तों, स्पेकुलेशंस मेनिया में अब हर्ड मेंटालिटी ने भी काम करना चालू कर दिया। अमेजॉन, ईबे और याहू की सक्सेस के साथ बहुत सारी और स्पेकुलेटिव कंपनीज भी .com यूफोरिया में बनी, जैसे pets.com, boo.com, Web1। ये सारी कंपनी सिर्फ स्पेकुलेशंस के बेसिस पर ऊपर जा रही थी, ना कि सॉलिड बिजनेस मॉडल के बेसिस पर। मीडिया, वेंचर कैपिटलिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ने इस क्रेज को और एम्पलीफाई कर दिया। ग्रोथ नैरेटिव्स बनाए गए, लेकिन रियल प्रॉफिटेबिलिटी का कोई बेस नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये बबल्ड अप वैल्यूएशन इवेंचुअली क्रैश होने वाली थी। क्यों? क्योंकि भेड़ चाल, हर्ड मेंटालिटी का इफेक्ट काम कर रहा था। मतलब इन्वेस्टर्स बस दूसरों की देखा देखी स्टॉक्स खरीद रहे थे, बिना ये सोचे कि क्या सच में उन कंपनीज की वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है भी या नहीं। सो दोस्तों, यहाँ तक आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। नाउ विद योर परमिशन आई विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट सेगमेंट। इस सेगमेंट में ये समझते हैं कि इस बबल को बड़ा करने में यूएस फेडरल रिजर्व ने कैसे बड़ी भूमिका निभाई। एक बड़ा रीजन जो .com बबल को फ्यूल दे रहा था, वो था सस्ता पैसा। मतलब यूएस फेडरल रिजर्व, जो उस टाइम एलन ग्रीनस्पैन लीड कर रहे थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत टाइम तक बहुत लो रखा। उनके आइडिया ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट दिया जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मार्केट में स्पेकुलेशन कंट्रोल से बाहर हो गया। जब बोरोइंग चीप होती है, तब पैसा फ्रीली फ्लोट करता है। 90 के एंड में ये पैसा सीधा टेक स्टार्टअप्स में जा रहा था, जिनमें से बहुत सारों के तो पास रियल रेवेन्यू भी नहीं था। इन्वेस्टर्स क्रेज में थे, सबको लग रहा था कि इंटरनेट फ्यूचर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए थे। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट्स भी बनाने पड़ता है। अगर फेड ने ये स्पेकुलेटिव मैडनेस पहले समझ लिया होता और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए होते, तो बोरोइंग्स एक्सपेंसिव हो जाती। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो सिर्फ चीप मनी देखकर मार्केट में एंटर कर रहे थे, वो फंड रेज करने और रेकलेस एक्सपेंशन करने से पहले सोचते हैं। ये बबल के ग्रोथ को स्लो कर सकता था। अगर पैसा बहुत इजीली अवेलेबल हो तो लोग अनकंट्रोल्ड रिस्क लेते हैं, और जब रियलिटी हिट करती है तो सब कुछ क्रैश हो जाता है। जब 2000 के बीच में .com बबल बर्स्ट हुआ, तब इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों डॉलर्स वाइप आउट हो गया। ये पूरी कहानी एक फाइनेंशियल डिजास्टर का डॉक्यूमेंट बनकर रह गई, जो दिखाता है कि कैसे इनोवेशंस की हाइप और ह्यूमन साइकोलॉजी ने मार्केट को कोलैप्स कर दिया। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रैप्स सामने आते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग के समान है। .com बूम के दौरान हर इन्वेस्टर इस अपॉर्चुनिटी को कैश कराना चाहता था। इवन Amazon जैसे जायंट्स भी pets.com जैसी लॉस मेकिंग कंपनीज में 35% तक इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे। सब ने बिजनेस फंडामेंटल्स को इग्नोर कर दिया था। अगर किसी बिजनेस की प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं हैं, तो वो एक ना एक दिन कोलैप्स जरूर कर जाएगा, और वही हुआ। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी कई बार इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तो एक्साइटमेंट और फोमो में बिना रिसर्च किए अपना हार्ड अर्न मनी डाल देते हैं, और जब बबल बस्ट होता है तो भारी नुकसान उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ डिस्करेज होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मार्केट को थोड़ा और डीपली समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सकें। मार्केट बुलिश हो या बेरिश, हमेशा अपनी रिसर्च और एनालिसिस ठीक से करो। हाइप या हर्ड मेंटालिटी के चक्कर में आकर इन्वेस्टिंग मत करो। अब दोस्तों, आते हैं बैक टू द मेन पॉइंट
कि हर बार मार्केट इकोनॉमिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्या इस क्रैश के दौरान यूएस इकोनॉमी वीक थी? मार्च 2000 से 2002 के बीच नैस्डैक 75% तक गिर गया, लेकिन यूएस इकोनॉमी तब भी स्ट्रॉन्ग थी। जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो जरूर हुई थी, लेकिन नेगेटिव नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लो था। सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सेक्टर अफेक्टेड हुआ, बाकी इंडस्ट्रीज उतनी इंपैक्टेड नहीं थी। तो .com बबल एक आइडियल केस स्टडी है जो कि इस परसेप्शन को चैलेंज करती है कि जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग है तब तक स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये एक अकेला ऐसा इंस्टेंस है जो कि इस सोच को बस करता है कि मार्केट हमेशा इकोनॉमिक सिचुएशंस को मिरर करता है? चलिए आगे के सेगमेंट में समझते हैं वो कौन सा ऐसा इंस्टेंस है जब भारत की वीक इकोनॉमी के अगेंस्ट मार्केट ने दौड़ लगा दी। नवंबर 2016 में भारतीय सरकार ने 500 और 1000 के नोट्स बैन कर दिए, जिससे 86% करेंसी सर्कुलेशन से बाहर हो गई। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार 2016 के Q1 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो कि 8% थी, 2016 के Q4 तक गिरकर 6.1% तक रह गई। केवल डीमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट में कैश क्रंच आ गया, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर पड़ा। रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, गोल्ड एंड प्रेशियस ज्वेलरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर कैश फ्लो की दिक्कत के कारण अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी इकोनॉमी तब कैश ड्रिवन थी और यूपीआई अडॉप्शन भी उतना वाइड स्प्रेड नहीं था, क्योंकि यूपीआई अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से लोग अभी भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और इस वजह से कंजम्पशन और बिजनेस ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली इंपैक्ट हुए थे। लेकिन सरकार ने डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट करने से पहले इनिशियली ये रीजन दिए थे कि इसका मुख्य उद्देश्य काउंटरफीट करेंसी, ब्लैक मनी और टेररिस्ट फंडिंग को खत्म करना है, जो कि भारत का एक प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम था। इस वजह से चाहे लोगों को शॉर्ट टर्म पेन फेस करना पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को लेकर एक पॉजिटिविटी बनी रही और इसी कारण से इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव थे। दोस्तों, जैसे कि अब तक हमने समझा, मार्केट्स रिएक्ट करते हैं स्पेकुलेशंस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स और फ्यूचर प्रेडिक्शंस पर। डीमोनेटाइजेशन के बाद भी ये सभी फैक्टर्स एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहे थे। गवर्नमेंट ने जो रीजंस दिए थे उससे लोगों में पॉजिटिविटी थी, इस वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे और फ्यूचर प्रेडिक्शंस होपफुल थे। अब समझते हैं कैसे डीमोनेटाइजेशन ने हाउसहोल्ड पैसे को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मूव करा दिया। डीमोनेटाइजेशन से ज़्यादातर उन लोगों को परेशानी हुई थी जो अपना बहुत सारा पैसा कैश में लेकर बैठे थे। अधिकतर लोग पहले अपने पैसे को रियल एस्टेट, गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते थे। वहीं पोस्ट डीमोनेटाइजेशन अब इन्वेस्टर्स की सेविंग हैबिट्स काफ़ी चेंज हो गई थी। वो अब कैश को होल्ड करने से डर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपने पैसे को फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जिसका सीधा असर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIS के स्ट्रेंथ पर पड़ा। मार्च 2017 तक 2 लाख से ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट्स खुल चुके थे, जो कि पिछले 7 साल का सबसे बड़ा जंप था। साथ ही म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट भी मार्च 2017 के 1,75,000 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2017 तक 2,06,000 करोड़ तक पहुंच गया। ये सारे फैक्टर्स मार्केट रैली को फ्यूल करने वाले मेजर ड्राइवर्स बने। इसके बाद जीएसटी ने चेरी ऑन द टॉप का काम किया। जुलाई 2017 में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट किया गया, जो मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट को और फ्यूल कर गया। जीएसटी के आने से देश में पहली बार वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ था, जिससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस था कि टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होगा, टैक्स इवेजन कम होगी, कंप्लायंस बढ़ेगा और इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एफिशिएंसी के कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो करेंगी। और इन्हीं सब पॉजिटिव प्रिडिक्शंस के चलते दिसंबर 2016 से जुलाई 2017 तक मार्केट 24% रैली कर गया।
डीमोनेटाइजेशन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पेन का रीज़न बना, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली ने स्टॉक मार्केट को अनएक्सपेक्टेड बूस्ट दिया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, स्टॉक मार्केट और जीडीपी का डायरेक्ट कोरिलेशन हमेशा नहीं होता। इकोनॉमिक स्लो डाउन के बावजूद मार्केट्स नैरेटिव्स, लिक्विडिटी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट के बेसिस पर बढ़ सकते हैं। इसका प्रूफ हमें कई हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस में भी मिलता है, जैसे चाइना का 2015-2016 मार्केट क्रैश। उस समय जबकि उनकी जीडीपी 7% से ग्रो कर रही थी, लेकिन मार्केट फिर भी गिर गया। दूसरा एग्जाम्पल है द डेडलिएस्ट कोविड-19 क्रैश एंड रीबाउंड। 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन बिना किसी इकोनॉमिक रिकवरी के दोबारा रैली कर गया। तो ये सोचना मार्केट सिर्फ इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन होता है, ये एक ओवर सिंप्लीफाइड और डेंजरस अप्रोच हो सकती है। .com बस से लेकर भारत के डीमोनेटाइजेशन तक हिस्ट्री ने दिखाया है कि मार्केट्स ज़्यादातर लिक्विडिटी, नैरेटिव्स और ग्लोबल फैक्टर्स पर चलते हैं, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक डेटा पर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मार्केट्स सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से ऊपर या नीचे होते हैं, या इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, पॉलिसी शिफ्ट, फ्यूचर प्रिडिक्शंस और हर्ड मेंटालिटी जैसे रीजंस मार्केट को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं? आप प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट्स में लिख कर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, जिससे हम सब एक दूसरे से सीख कर साथ में ग्रो कर सकें। और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।